दोस्तों मैंने खरीदा है सैमसंग का विजन AI टीवी 43 इंच का है। मैंने काफी इसको टेस्ट भी कर लिया है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि क्या आपने खरीदना चाहिए, इसकी पिक्चर क्वालिटी क्या अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, क्या कमियां है, क्या खूबियां है, सारी चीजें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पिक्चर और साउंड के बारे में बताऊंगा, बट फटाफट बेसिक चीजें कवर कर लेते हैं। पहला है डिजाइन। डिजाइन आप देख सकते हो काफी आगे से तो स्लीक है, बेजल्स भी काफी छोटे हैं। नीचे थोड़ा आपको कंपैरेटिवली मैं कहूंगा कि बेजल दिख जाता है, बट दैट इज नॉट अ इशू। मैं कहूंगा कि ये बेजल एक्चुअली अच्छा दिखता है। सैमसंग का लोगो आपको कहीं पे भी बड़ा देखने को नहीं मिलता, ये छोटा सा लोगो साइड में इन्होंने अटका दिया है, जो कि इस टीवी को एक बढ़िया मिनिमलिस्टिक लुक देता है। फिर आप ऑब्वियसली देख सकते हो मैंने इसको वॉल माउंट नहीं किया है, वॉल माउंट आप कर सकते हो, पीछे वैसा माउंट भी है। स्टैंड जो आप देख रहे हैं वो डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वीक लगा मुझे। स्टैंड काफी स्टर्डी है, बट उसका फील जो है वो काफी चीप है, और ये मैट फिनिश के साथ आता है। एज सच प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मुझे स्टैंड का डिजाइन अच्छा लगा, बट थोड़ा दिखने में अच्छा हो सकता था। ये स्टैंड जो है सिर्फ आपको एक ब्रैकेट में लगाना है और उसके बाद आपको भूल जाना है। फिर बात करते हैं दोस्तों पोर्ट्स की। इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं। आप बोलोगे भाई यूज किया तो मैं एक यूज करूंगा, 3 का क्या करूंगा। देखिए इसमें एक अच्छी चीज है कि इसमें एक HDMI जो है वो ई आर्क पोर्ट है, बाकी के आपके नॉर्मल आर्क पोर्ट है। आर्क यानी ऑडियो रिटर्न चैनल होता है, ई आर्क यानी एनहांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल। तो इसका फायदा क्या है, समझ लो दोस्तों कि आपके पास एक प्ले स्टेशन या फिर एक एक्सबॉक्स है, वो आपने एक HDMI में लगा दिया, दूसरा HDMI आपने आपके डिश टीवी या DTH जो भी आपको लगाना है उसमें लगा दिया। बट यूजुअली आप ऑडियो आउटपुट अगर आप टीवी के साउंड जो है वो नहीं यूज कर रहे, आपने साउंड सिस्टम वगैरह लगा रखी है, साउंड बार लगा रखा है, तो हर वीडियो सोर्स के साथ आपको आउटपुट भी कनेक्ट करना पड़ता है। बट इसमें आपको HDMI ई आर्क मिलता है, एनहांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल। तो आपका प्ले स्टेशन और डिश जो है आप दो अलग अलग HDMI में लगा सकते हो, और ऑडियो आउटपुट जो है वो आपके साउंड बार में लगा सकते हो। और साउंड जो है वो नॉर्मल HDMI में कंप्रेस्ड होता है, क्योंकि वो नहीं ले पाता, ई आर्क में ये लॉसलेस साउंड ट्रांसमिट कर पाता है। तो ऑडियो क्वालिटी जेन्युइनली बहुत बढ़िया होगी। इसके साथ दोस्तों आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है, USB A पोर्ट है। तो अगर आपको हार्ड ड्राइव लगानी है, फ्लैश ड्राइव लगानी है, उसमें मूवीज है, प्रेजेंटेशंस है, वो आप यहाँ पर आराम से दिखा सकते। फिर आता है दोस्तों आपका ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट से ऑब्वियसली आप लैन केबल कनेक्ट कर लो और आपका इंटरनेट उस पर चल जाएगा। आइडियली आपको विदाउट इंटरप्शन इंटरनेट मिलना चाहिए, बट गिवन कि इंडिया के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ग्लिची होते हैं बीच में, हो सकता है आपका इंटरनेट बंद हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर केबल लगानी है तो वो भी आप कर सकते हो, आपको RF इनपुट पोर्ट भी मिल जाते हैं, तो वहां पर आप केबल लगा दो और इस टीवी पे एंजॉय कर लो। फिर मेन मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों, डिस्प्ले। अब ये टीवी जो है वो QLED टीवी है, यानी क्वांटम LED टीवी। क्वांटम LED का फायदा ये है कि आपको कलर्स बढ़िया मिलते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़िया मिलता है, ब्राइटनेस बढ़िया मिलता है, और इकोनॉमिकल भी है। बट इसका पैनल जो है वो 8 बिट FRC डीलेड पैनल है, तो आपको 10 बिट पैनल नहीं मिलेगा, 8 बिट FRC पैनल मिलेगा, और 50 हर्ट्ज का पैनल है। सैमसंग क्लेम करता है कि इसका पीक ब्राइटनेस 450 निट्स है, तो उसके आसपास आपको मिल जाएगा। सस्टेन्ड ब्राइटनेस लगभग 300 निट का मिल जाएगा। बट इसका फायदा ये है कि इस टीवी के साथ आपको एक बढ़िया डायनामिक रेंज मिलेगी, तो कलर्स भी दिखेंगे, कॉन्ट्रास्ट भी बहुत बढ़िया दिखेंगे। अब ये पैनल जो है दोस्तों वो 50 हर्ट्ज का है, जो कि मैं कहूंगा कि नॉट बैड, बट इसमें सैमसंग का एक्सेलरेटर इंजन भी आता है। इसका फायदा यह है कि जब आप हाई फ्रेम रेट के कंटेंट को देख रहे हो या फिर गेम प्ले कर रहे हो, तो आपके इमेज जो है वो काफी स्मूथ होनी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ये नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। अब मैंने जब 4K वीडियो इसमें प्ले किया है, वहां पर मुझे 100% स्टटरिंग लगा, और इसका मेन कारण AI का एक्सेलरेटर इंजन लगा। तो ये सारे मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन में सिर्फ बज़वर्ड्स लगे। और गिवन कि ये सैमसंग का टीवी है, आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड। बाय द वे ये पैनल जो है वो एक VA पैनल है, तो हो सकता है कि अगर आप लिविंग रूम में वगैरह बैठे हो तो साइड से मे बी 30 to 45 डिग्रीज पे अगर आप बैठे हो तो कलर्स मैं कहूंगा कि थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं एट एन एंगल, बट आप एकदम साइड से देखोगे तो एकदम खराब दिखेगा, बीच में से ऑब्वियसली बढ़िया दिखेगा। फिर बात इसकी कॉन्ट्रास्ट की करते हैं दोस्तों। ये QLED पैनल है, तो कॉन्ट्रास्ट भी काफी बढ़िया है। 5000:1 इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, तो कॉन्ट्रास्टी कंटेंट अगर कंज्यूम कर रहे हो, गेम्स वगैरह उस तरह के खेल रहे हो, तो आपको बढ़िया इमेज आउटपुट ये दे देगा। और यही चीज क्वांटम LED की प्रॉपर्टी को एक्सेंचुएट भी करता है। फिर कलर्स की बात करते हैं। ये 100% sRGB को सपोर्ट करता है, तो अगर आप क्वांटम LED टीवी ही ले रहे हो तो 100% sRGB आपका होना चाहिए। काफी बार क्या होता है कि कंपनियां बोल देती है कि क्वांटम LED टीवी है, बट क्वांटम LED होता नहीं है। वो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी होती है उसमें, बट एक्चुअल क्वांटम LED नहीं होता। अगर 100% sRGB है
तभी जाके आपको समझ आएगा कि ये असली क्वांटम एलईडी टीवी है। दूसरी चीज एक वर्थ मेंशनिंग है, मैं कहूंगा कि 81% इसका DCI P3 कलर गैमेट कवर कर लेता है। 100% क्यों नहीं? देखिए, सैमसंग को पसंद है कि उनके कलर्स पॉप हुए, सैचुरेट हुए, तो उसके वजह से इन्होंने ब्लू शेड जो है वो ज्यादा सैचुरेट कर दिया। इसके वजह से DCI P3 कलर गैमेट सपोर्ट जो है वो थोड़ा कम हो गया। और हाँ, सैमसंग को ये करना पसंद है, सब लोगों को पसंद नहीं आता, बट ठीक है। इसके वजह से दोस्तों मैं सेटिंग्स में जाता हूँ डिस्प्ले के, इसका सेटिंग जो है वो मूवीज पे रखता हूँ और वार्मथ जो है वो हाईएस्ट पे रखता हूँ, तभी जाके मुझे कलर जो है वो थोड़े न्यूट्रल लगने लगते हैं। अदरवाइज मुझे कभी कभी लगता है सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, बट नॉर्मल व्यूइंग के लिए मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअली मजा भी आ सकता है आपको नॉर्मल व्यूइंग में, जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम पे वगैरह। और इसमें एक और मोड आता है, डायनेमिक मोड्स काफी आते हैं वैसे, बट डायनेमिक मोड भी आता है। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ माय लीस्ट फेवरेट मोड्स, क्योंकि मुझे उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपकी राय इस पे थोड़ी अलग हो सकती है। डायनेमिक मोड में अगेन कलर्स मुझे बहुत ज्यादा सैचुरेटेड लगे, कॉन्ट्रास्ट जरा ज्यादा लगा, बहुत ज्यादा पॉप हो रहा है ऐसे लगा, तो मैंने अगेन मूवीज पे सेट कर दिया था। फिर बात करते हैं दोस्तों पिक्चर क्वालिटी की। पिक्चर क्वालिटी काफी बढ़िया है, काफी शार्प इमेज में कहूंगा इसकी। 415 निट्स का पीक ब्राइटनेस जो है वो जरूर मदद कर देता है, और पीक ब्राइटनेस आपको लगभग 4, 5, 10 सेकंड के ऊपर नहीं लगता। इसके वजह से क्या होता है कि जब 3, 4, 5 सेकंड ये पीक ब्राइटनेस पर चला जाता है तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस उतना ही बेहतर होते जाता है, क्योंकि आपको वो पूरा इमर्स करने की कोशिश करता है। बट इसी चक्कर में मुझे थोड़े चीजों में लगा कि जहां पर एक कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है वहां पर वो डिटेल लूज कर रहा है। तो मैंने थोड़े बहुत वीडियोस में देखा कि फॉर एग्जांपल रेड कलर अगर ज्यादा एक्सेंचुएटेड है या फिर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है तो वहां जाकर टेक्सचर लूज हुआ है। बाकी कलर्स ठीक है, बट ब्राइटनेस एक बार बढ़ने के बाद उस एरिया का टेक्सचर चला गया, तो वो एक मैं कहूंगा डाउन साइड है AI का। एंड अगेन सैमसंग का टीवी है तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऐसी चीज होना। फिर बात करते हैं दोस्तों इस टीवी के सॉफ्टवेयर की। आउट ऑफ द बॉक्स ये टीवी आपको टाइजन OS के साथ आता है। टाइजन OS मैं कहूंगा कि काफी स्मूथ है, ऐप ओपनिंग टाइम्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, और ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। हाँ, अब अगर आप पहले अलग एंड्रॉइड टीवीज वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर स्मार्ट टीवीज यूज कर रहे हैं तो OS आपको काफी अलग लगेगा, बट खराब नहीं बोलूंगा मैं। होम स्क्रीन पे वगैरह जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा बहुत सजेस्टेड कंटेंट आता है। माइंड यू मैंने सब एप्स में लॉगिन नहीं किया है, फिर भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे सजेशंस आ चुके हैं। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत इरिटेटिंग लग सकता है। एक मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा कि इसका सेटिंग्स ये बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो सकता था, स्पेशली अगर मैं कोई अलग ऐप में हूँ। टीवी पे जब सेटिंग्स का बटन है तो वो सेटिंग्स का बटन यूज करके बहुत ज्यादा कम्बरसम मेन्यू है। हाँ, सेटिंग्स आप एडजस्ट कर सकते हो, बट कम्बरसम मेन्यू है और रिमोट भी बहुत खास नहीं है। अब रिमोट की ये बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि 2025 में ये इस रिमोट के साथ दे रहे हैं। बाय द वे टीवी भी 2025 वाला मॉडल है, क्योंकि ये विजन AI का पूरा सैमसंग ने रिलीज किया था इस साल सारी टीवीज, तो इस रिमोट के साथ ये शिप कर रहे हैं। सोलर रिमोट नहीं आता सैमसंग का, अगर आता तो एक बहुत बढ़िया चीज होती। ये क्या है भाई, 10 साल पुराना टीवी जो स्मार्ट टीवी नहीं होता था उसमें ये रिमोट आता था, और मेरे पास वो टीवी था, तो मुझे जेन्युइनली पता है कि ऐसा रिमोट आता था। तभी भी मुझे वो रिमोट ज्यादा पसंद नहीं था, बट तब केबल चलाते थे। स्मार्ट टीवी में डम रिमोट क्यों दिया है? और इसमें हाँ आपको हॉट बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, बट ऑनेस्टली यूजलेस है। मतलब हॉट बटन्स ठीक है, बट रिमोट यूजलेस लगा मुझे। इसके अलावा अगर आपको टाइप करना है तो एक चीज आपको समझनी है कि ना रिमोट में माइक आता है ना टीवी में। आपको झक मार के फोन को कनेक्ट करना पड़ता है, जहां पर आपका फोन एक टच पैड बन सकता है और फिर आप टीवी को यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत। और हाँ, ये टीवी आपके सैमसंग के स्मार्ट थिंग्स ऐप को भी कनेक्ट होता है। तो हाँ, थोड़ी बहुत चीजें उसमें अच्छी है, बट वो सैमसंग का ऐप यूज करने के लिए भी आपको कंपलसरी एक अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आपको सेटअप भी करना है तो भी आपको सैमसंग अकाउंट यूज करना पड़ता है, टीवी में लॉग इन करना पड़ता है, तो आप विदाउट लॉगिन नहीं यूज कर सकते। और हाँ, स्मार्ट थिंग्स में आपको कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है टीवी के लिए, ताकि आपके कलर्स आपके हिसाब से आप एडजस्ट करो, बट आई कुड नॉट गेट इट टू यूज। और मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरे फोन का प्रॉब्लम है, अकाउंट का प्रॉब्लम है, तो हमने अलग अलग फोन्स में, आईफोन्स में, एंड्रॉइड्स में ट्राई किया, फिर भी इट वॉज अ फेलियर। सो आई थिंक मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ठीक होगा, बट अभी के लिए तो मुझे कोई काम का नहीं लगा। अब बात करते हैं एक और इमर्सिव एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो, जो कि है साउंड। इस टीवी के साथ आपको दो 20 वॉट स्पीकर्स मिल जाते हैं, डाउन फायरिंग स्पीकर्स है, तो नीचे की तरफ ये लोकेटेड है। इसका साउंड जो है मैं कहूंगा कि काफी अच्छा है, 20 वॉट के हिसाब से अच्छा ही है।
कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। बेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, एक बार आप सेटिंग्स कर लो तो एकदम बढ़िया आवाज़ भी आता है, जो कि इट टुक मी बाय सरप्राइज। तो बढ़िया चीज़ है। आपको नेसेसरीली नहीं है कि साउंड बार कनेक्ट करो, बट मैं कहूँगा कि अगर आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है तो करना ही चाहिए, या फिर आप होम थिएटर जैसी सिस्टम्स खरीद सकते हो। अब अगर आप साउंड सिस्टम सैमसंग की खरीदते हो और क्यू सिम्फनी सपोर्ट करता है, जो कि EARC के साथ, HDMI EARC के साथ ये आता है, अगर वो सपोर्ट करता है और आप कनेक्ट करते हो तो एक बढ़िया चीज़ होती है। जो साउंड बार है वो तो आपको ऑडियो आउटपुट दे ही देता है, बट इसके स्पीकर जो है वो बंद नहीं होते क्यू सिम्फनी के साथ। तो स्पीकर प्लस साउंड बार दोनों चलेंगे और आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि एक मुझे जेन्युइनली अच्छी चीज लगी। बट इसके लिए आपको एक सैमसंग का ही साउंड सिस्टम खरीदना पड़ेगा। ओवरऑल डायलॉग क्वालिटी भी काफी अच्छी है। मैं नहीं कहूंगा कि कहीं पे प्रॉब्लम आता है, नहीं आता है, एकदम से आवाज बढ़ता है या फिर डायलॉग एकदम से कम हो जाता है, ऐसी कोई चीज मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। तो मेन क्वेश्चन दोस्तों, क्या मैं इस टीवी को खरीद कर पछता रहा हूँ? येस एंड नो। देखिए, मैंने ये खरीदा मेरे घर पे लगाने के लिए, और घर पे जो लोग हैं वो जितना मैं डीप में जाकर देखता हूँ उनको कोई मतलब नहीं है। वो नेटफ्लिक्स लगाएंगे, यूट्यूब लगाएंगे, अमेजोन प्राइम लगाएंगे और एंजॉय करेंगे, और इसके लिए ये टीवी बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम ऐसा से नहीं है। एआई का मुझे फायदा नहीं लगा, ये भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अब गेमिंग की बात करूँ तो ऑनेस्टली मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं किया गेमिंग को, बट मुझे लगता है कि आपको एक डिसेंट एक्सपीरियंस ये दे देगा। लेटेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ऑफिस यूज़ के लिए आप खरीद सकते हो ज़रूर, एज सच प्रॉब्लम अगेन कुछ नहीं है। ओवरऑल क्या आपने खरीदना चाहिए? देखिए, अगर आप मेरे जैसे घुस 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 के चीज़ें नहीं निकालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पर्सनली मैं वापस जाके ये टीवी खरीदूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट एज अ नॉर्मल कंज्यूमर जिसको बहुत प्रॉब्लम नहीं आते या फिर बहुत विजिलेंट नहीं है इस चीज़ों के बारे में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो यही मेरा ऑनेस्ट जेन्युइन रिव्यू था। आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैंने भाई आपके लिए 40,000 रुपये का टीवी खरीदा है, इसी से चैनल चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।